नदीम कुरैशी साहब, आपकी नज़र में इस सिचुएशन, नदीम साहब से हमारा रब्ता होगा दोबारा। अब मैं वापस आता हूँ उज़मा साहिबा की तरफ। उज़मा साहिबा, हम जानते हैं कि मुल्क में सियासी माहौल इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्म है। अब बहुत सारे लोग ये बातें कयास आराइयाँ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि मरियम साहिबा का मुस्तकबिल ख़तरे में है, ताल्लुकात कुछ ख़राब हो गए हैं ताकतवर लोगों से, स्पेशली जो मावरा अदालत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत यकीनन प्रेशर में है, बहुत सारी सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर भी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, अलाइनमेंट सिविल मिलिट्री लीडरशिप की कैसी है, कुछ आप रोशनी डालिए उज़मा साहिबा। कल देखें, मरियम नवाज साहिबा ने वो कर दिखाया है जो किसी मर्द की भी जरूरत नहीं होती है। उन्होंने जो दो खसूसी इजलास लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पे किए, उन्होंने दो टोक फैसला किया कि कोई जो है वो वायलेंस जो है या इस तरह से जो एक्सट्रीमिज्म है उसको नहीं कबूल किया जाएगा। लोगों की जिंदगियों में अगर कोई रखने डाल रहा है या उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है तो उसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और एक कायदा और कानून जो है उसके मुताबिक चला जाएगा। तो आपने देख लिया कि टीएलपी के साथ जो मामलात हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने एक डिस्टर्बेंस और एक जो है लोगों की जिंदगियों में खलल डालने की जो कोशिश की एक प्रोटेस्ट के नाम पे, उसकी इजाजत हरगिज नहीं दी गई। अब आप कह रहे हैं मिलिट्री और सिविल एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें हो रही है ना मैडम कि मरियम साहिबा के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात कुछ अभी स्टेबल नहीं है। ये आपको कौन कह रहा है? या तो सोशल मीडिया, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया से मैडम। देखें, आपका सोशल मीडिया जो है ना वो तो शुतर बेमुहार है। जितनी डिसइंफॉर्मेशन, जितना फेक न्यूज आपका सोशल मीडिया पे विदाउट वेरिफिकेशन, आप किसी चीज को खुदा के लिए आप यकीन ना किया करें। देखें, अव्वल तो बात यह है कि हम एक जमहूरियत और एक डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने बारहा कहा है कि हम एपॉलिटिकल हैं, जो भी अवाम का मैंडेट लेके हुकूमत आएगी हम उसके पीछे खड़े हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अवाम का मैंडेट लेके 2/3 मेजॉरिटी से चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुई। तो ये कहना कि जी उनके उससे ताल्लुकात खराब हो गए या अच्छे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। वो अवाम का एक बड़ा कसीर तादाद में मैंडेट लेके आई हैं और दिन रात खिदमत करने में लगी हुई हैं। आई थिंक कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है। उनका जो काम है वो सिर्फ जब सिविलियन हुकूमत उनको बुलाए और मदद के लिए कहे फिर वो इंटरवीन करते हैं, वरना कोई उनकी मुदाखलत नहीं होती। बिल्कुल ठीक मैडम। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप भी माशाल्लाह से बड़ा काम कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। आपने शुगर कार्टेल के हवाले से एक रिपोर्ट भी जमा कराई है, उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज सर। जी, ये हमारा कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ये मसला आया था और मुझे उस सब कमेटी को चेयर करने का कहा गया था और उसमें हमने इसको प्रोब किया है। हमने तमाम लोगों को जो इन्वॉल्व हैं बुलाया है। इसमें कैटलाइजेशन पे भी हमने देखा तो ये बात बड़ी अफसोस से सामने आई है कि इसमें प्राइजेस भी मैनिपुलेट की गई, इसमें स्टॉक जो बताए गए वो भी मैनिपुलेट किए गए। पहले शक्कर जो है ये बोल के कि एक्सेस है 7 लाख टन एक्सपोर्ट का परमिट लेके इसको एक्सपोर्ट करवा दिया, उस पर रिबेट ले लिए बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने जो शुगर मिल के मालकान हैं। फिर उसके बाद शोर मचा कि शुगर कम है, किल्लत है, कीमत बढ़ रही है, 200 रुपए तक कीमत पहुंच गई, 125 150 से। फिर कहा जी इंपोर्ट की जाए और इंपोर्ट करने के ऊपर जो टैक्सेस थे, जो ड्यूटीज थी 47%, वो सब माफ करवा दी गई। 0.5% आधा परसेंट ड्यूटी रख के उसको मंगाया गया और उसके बावजूद कीमतें कम नहीं हुई। वैसे ये बताएं बेग साहब, आपने शुगर कार्टेल के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन हमें अभी दी है किस तरह मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो वो सारे लोग हैं जो बड़े ताकतवर हैं, बड़े पावरफुल हैं, बड़े रईस हैं, पावर लॉबी में आप ही के साथ होते हैं सर। हमने ताला जतोई साहब, मैंने और हमारी कमेटी ने रिकमेंड करा है वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं न सिर्फ सजाएं हों, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है उनको टास्क पे लेंगे। इस पे बफर स्टॉक रखा जाता है 5,40,000 का। आइंदा से
हर साल 5,40,000 का बफर स्टॉक रखा जाएगा। और आखिरी चीज जो हमने कही है, डी रेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर इज द हल, इज द आंसर। हुकूमत का काम ही नहीं है कि शक्कर या वीट या यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर से लोग फायदा उठाते हैं और हुकूमत को अरबों रुपयों का नुकसान होता है। ये डी रेगुलेट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी इस रिपोर्ट को बहुत सराहा गया है। तमाम रिपोर्ट कागजी कार्रवाई से भी तो आगे बढ़े ना सर, ये कागजी कार्रवाई तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मुझे ज्यादा देर नदीम कुरैशी साहब से राब्ता हो गया, नदीम साहब वापस आ गए, मुझे उनकी तरफ बढ़ने दे बेग साहब विद योर परमिशन। नदीम कुरैशी साहब, मैं सवाल ये लोगों से पूछ रहा था, मेरा पहला सवाल था, आप नहीं थे उस वक्त, डिस्कनेक्ट हो गए थे। सवाल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए कॉम्पनसेशन मांग ली है। क्या आपको लगता है कि इमरान खान भी जब 2032 में जेल से निकलेंगे उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो भी कॉम्पनसेशन मांगे डोनाल्ड ट्रंप की तरह? सर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात को आप अमेरिका के हालात के साथ नहीं जोड़ सकते। हमारा अपना एक जुडिशल सिस्टम है, अपना तरीकाकार है, और फिर इमरान खान साहब तो एक ऐसी स्ट्रगल कर रहे हैं जिस स्ट्रगल का मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने आगाज किया था। वो स्ट्रगल थी रूल ऑफ लॉ की, वो स्ट्रगल थी एक मुआशरे में एक इंसाफ सबके लिए, वो स्ट्रगल थी मुआशरे के हर तबके को यकसर और यकसा मौके की। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब अपनी स्ट्रगल से इस स्ट्रगल को किसी जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तो हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास रहे, पाकिस्तान की तमाम जो कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के, उन सबको ये एहसास रहे कि ये मुल्क हमारे लिए बना था, ये अशराफिया के 5, 7, 8 लाख लोगों के लिए नहीं मुल्क बना था। तो मैं इसको इस एग्जाम्पल की मुमासरत को मुनासिब नहीं समझता। इमरान खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेरी कोई जाति किसी के साथ लड़ाई नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाति लड़ाई नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, हैं और वो रहेंगे, क्योंकि ये आज जिस जगह पर हम मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे पहुंचे हुए हैं, इतना खौफनाक नतीजा। लेकिन नदीम साहब इस खबर का एक और एंगल भी तो है ना सर, वो एंगल ये है कि निजाम अदल जब इस कदर कमजोर, तबाह बर्बाद हो जाए तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप नहीं समझते कि हमारे निजाम अदल में जहाँ पे 25 साल से पहले फैसला नहीं आता, वहां पे किसी को तो अकाउंटेबल ठहराना चाहिए सर? तो बड़ी वाज़ेह बात है कि जितने लोग अब मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वो मुख्तलिफ इदारों में लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के 40 साल बाद उनकी सजा को कलअदम करार दिया जा रहा है और उनकी सजा को गैर कानूनी, गैर आईनी कहा जा रहा है, जुल्म करार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो उस वक्त सिस्टम का हिस्सा थे वो सब रिस्पॉन्सिबल है। ये कोई महज़ब अगर मुल्क हो, कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ कानून को समझा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, ताकतवर और कमजोर का कोई फर्क नहीं है, तो फिर सजा देने वालों को बाकायदा सजा दी जाती, भले अलाम की सजा दी जाती उन तमाम लोगों को जो पूरे सिस्टम का हिस्सा थे। तो मैं तो आज भी ये समझता हूँ, बिल्कुल ठीक, तो कोई भी शख्स अगर रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाता है तो उसको अपने जाती जो रिवेंजेस हैं, अपनी जाती जो तकालीफ है, उनसे बहरहाल बाहर आना होगा। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान जिस मिजाज के शख्स हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, आहिस्तगी से, शाइस्तगी से, और फिर भरपूर जद्दोजहद भी की। मतलब एक वक्त तक कहा जाता था ये टांगे की पार्टी है, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक होगा? जमात इस्लामी ब्रेक नहीं कर सकी इसको, MKM ब्रेक नहीं कर सकी, मजहबी जमातें ब्रेक नहीं कर सकी, लेकिन इमरान खान साहब ने करके दिखाया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में, पीपल्स पार्टी पंजाब की पॉपुलर तरीन पार्टी थी, और एक स्टेज ऐसी आई 2008 के बाद कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कैंडिडेट्स नहीं है। आज भी सूरत यही है, 2000, 4005, ये तो फॉर्म 47 अगर आप निकाल दें तो पीपल्स पार्टी को और नून लीग की एक जैसी सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ खान साहब इससे बड़े बालातर होकर आज भी वो कुशादत दिली के साथ अगर ये यहाँ हालात बदलते हैं और इस मुल्क में एक्चुअल डेमोक्रेसी जो उसकी असल रूह है, आवाम की राय से हुक्मरानों का, आपको ये कहना चाहिए कि खान साहब अगर जेल से निकलेंगे तो कॉम्पनसेशन में असल जमहूरियत का मुतालबा करेंगे, रकम का नहीं? जी 100%। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।